हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कृषि में कुछ फसल चक्र की जानकारी दे रहा हूँ। फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। फसल चक्र फसलों को हेर फेर कर बोने की क्रिया के लिए हम फसल चक्र कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में सुनिश्चित कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि खेती में किसान भाई लगातार एक ही पद्धति पर खेती करने की वजह से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली किसान भाई एक तो छोटी जोत होने के कारण, दूसरी चीज़ ये है कि वो इस प्रकार की बन गई है कि किसान भाई लगातार एक ही प्रकार की फसलों के लिए उगाते हैं, जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम पड़ गई है और मिट्टी में एक जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इस स्थिति में फसल चक्र की आवश्यकता पड़ती है। होता क्या है कि जहाँ पर आवश्यकता है पानी की और जहाँ पानी की आवश्यकता कम है, उन जगह पर भी किसान भाई ज़्यादा पानी वाली फसलों के लिए लगातार करते रहते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि लगातार, जैसे किसी खेत में लगातार धान कर रहे हो, प्रत्येक वर्ष उस खेत में आप धान कर रहे हैं खरीफ की सीजन में, तो ज़्यादा जल मांग होने की वजह से उस ज़मीन के अंदर अम्लता बढ़ जाती है। तो वो ज़मीन आपकी जो है अम्लीय हो जाती है। तो हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमको फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र इसलिए हमें अपनाना पड़ता है। तो फसल चक्र अपनाने के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि फसल चक्र अपनाने से भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है। फसल चक्र अपनाने से फसल में कई तरह के कीट पतंग जो हैं वो नहीं लगते हैं। फसल चक्र अपनाने से खरपतवारों की भी कमी हो जाती है। तो किसान साथियों, फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि लगातार आप एक जैसी फसलें उगा रहे हैं तो जो मिट्टी है उसके अंदर, जैसे कि आपने लगातार किसी फसल में गेहूँ लगा रहे हैं तो गेहूं से संबंधित जितने खरपतवार हैं वो सब उस पर आपके खेत में हो जाएंगे। तो हमारे लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमको फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ फसल चक्र में किन किन विषयों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फसल चक्र अपनाने के लिए हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो कृषि का वर्ष लगता है वो खरीफ से लगता है। खरीफ, रबी और जायद 3 सीजन का कृषि का वर्ष होता है, जिसमें कि खरीफ की सीज़न को हम कहते हैं वर्षाकालीन सीजन और रबी की सीज़न को कहते हैं जो शरदकालीन सीजन होती है, यानी कि जो अक्टूबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक जो सीजन चलती है उसको हम खरीफ की सीजन कहते हैं। और जो मार्च से लेकर और जुलाई तक चलती है उसके लिए हम जायद की सीजन कहते हैं। तो ये जो 3 सीजन हैं कृषि में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अब हम बात करते हैं फसल चक्र। फसल चक्र किस तरीके से अपनाना चाहिए। मान लीजिए किसान भाइयों, अगर आपने खरीफ में किसी खेत में आपने धान लगा दिया, तो रबी की सीजन में आपको उस खेत में कोई भी ऐसी फसल लगानी है जो कि दलहन की फसल हो। जैसे खरीफ में आपने धान लगा दिया तो रबी की सीजन में आप उसमें मटर लगा सकते हैं या मसूर लगा सकते हैं। अब बात आती है जायद की। तो जायद की सीजन में आप उस खेत में कोकर कुल का कोई भी उसमें फसल कर सकते हैं, जैसे कि आपका खरबूज हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, या लौकी, तोरई, लौकी, तोरई है और कद्दू वर्गीय कोई भी आप उसमें फसल लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो फसल चक्र है वो 1 साल का बिल्कुल संतुलित हो जाता है। अब बात आती है दूसरी साल की, यानी कि दोबारा से खरीफ में। तो उस खेत में जब आप लौट के खरीफ में जाएंगे तो पिछली साल चूंकि उस खेत में आपने धान लगाया था, तो अब आपके लिए उस खेत में ऐसी फसल लगानी है जो कि या तो दलहन हो
या फिर अगर मान लो कि खाद्यान्न वाली फसल है तो फिर वो उसकी जलमांग कम होनी चाहिए और वो जो है पानी उसमें कम लगना चाहिए, ऐसी फसल हो। तो ऐसी फसल में आप उसमें लगा सकते हैं कि बाजरा लगा सकते हैं या ज्वार लगा सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी फसल उसमें ले सकते हैं। फिर जब आपने उसमें ज्वार लगा दिया तो ज्वार के बाद में चूंकि अब आपने ज्वार लगा दिया तो अगली सीजन का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगली सीजन में यानी कि रबी की सीजन में आप उस खेत में आलू लगा दें या फिर सरसों लगा दें। सरसों लगा देंगे तो सरसों में चूंकि सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सरसों का जो चारा होता है बहुत हल्का होता है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि सरसों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें सरसों की उसमें ज़मीन में काफ़ी ज़मीन के लिए फर्टाइल करती हैं। तो इस तरीके से हम उस खेत में अपने फसल चक्र अपना सकते हैं। अब मान लो कि जायद का सीजन आया तो जायद में आप उसमें मूंग लगा सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि दलहनी फसल लगाना इसलिए आवश्यकता भी है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन विद्यमान है उस नाइट्रोजन के लिए दलहनी फसलों के अंदर उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ गांठें बनी होती हैं। जो गांठें बनी होती हैं उनके लिए हम कहते हैं रूट नॉट। तो उन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके लिए हम कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन के लिए अवशोषित करके और जमीन में उसके लिए स्थिरीकृत करता है, जिससे कि उसकी मात्रा अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाती है और वो हमारी मिट्टी के लिए फर्टाइल करने का काम करता है। तो किसान साथियों, हमें फसल चक्र इसलिए भी बहुत आवश्यकता है फसल चक्र की कि हम इस तरीके से फसल चक्र को अपना सकते हैं। तो ये तो कुछ हो गया फसल चक्र उसकी जो पौधों की नेचर के प्रति था। फसल चक्र में हमें कुछ और विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। फसल चक्र में हमको साल में एक बार ऐसी फसल लेनी है जो कि हरी खाद से संबंधित हो। अगर ऐसा करते हैं तो उससे हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर जीवाश्मों की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उससे बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी ज़मीन उर्वर बनी रहती है। और उससे ये भी रहता है कि एक जैसे खरपतवार नहीं उगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो लगातार आपके लिए रसायनों की मात्रा अधिक नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि पोषक तत्वों को कम मांगती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि पोषक तत्वों को अधिक मांगती हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी फसल में पोषक तत्व अधिक दिए हैं तो अगली फसल में उन पोषक तत्वों का काफ़ी जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रह जाता है वो अगली फसल के काम आ जाता है। जैसे कि आपने आलू की खेती की तो आलू की खेती में चूँकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है और आलू की जो फसल होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, बहुत लॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि लगभग 3 महीने से लेके और 3.25 महीने यानी कि 90 दिन से लेके 110 दिन में या 100 दिन तक में आलू की खुदाई हो जाती है। तो जो आपने फर्टिलाइज़र उसमें डाला था वो फर्टिलाइज़र आपका उसका लगभग 10-20% फर्टिलाइज़र आपका उसमें उसका असर रह जाता है। उसके बाद में आपने उस खेत में आलू के बाद में मक्का की खेती कर दी, क्योंकि मक्का के लिए भी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो जो आलू का बचा हुआ पोषक तत्व होता है, आलू को जो आपने फर्टिलाइज़र दिया था उसका कुछ परसेंटेज जो बच जाता है उसके लिए मक्का को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम फसल चक्र का चयन कर सकते हैं। फसल चक्र में हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि साल में एक बार दलहनी फसलों को लेना है और साल में एक बार तिलहन की फसल भी उसमें आनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी फसल आनी चाहिए फसल चक्र में जो कि शाक वर्गीय हो, जिसमें कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स उसका अधिक हो, यानी कि शाक नुमा उसकी पत्तियां हों, मुलायम पत्तियां अधिक हों। तो उससे क्या होता है कि हर्ब्स ज़्यादा मिलता है मिट्टी के लिए, और जब हर्ब्स ज़्यादा मिलता है तो हमारी ज़मीन जो है वो उपजाऊ बनी रहती है। और हमको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो ज़्यादातर खाली नहीं रहनी चाहिए। खाली ज़मीन रहने से ये होता है कि जो सनलाइट पड़ती है खाली ज़मीन पर तो ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, जिससे कि हमारी जो मृदा की फर्टिलिटी है वो ख़राब होती है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए फसल चक्र से संबंधित कुछ जानकारी दी। फसल चक्र कितना ज़रूरी है कृषि में, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फसल चक्र आप इसी तरीके से अपनाते हैं। फसल चक्र चूंकि सभी अपनाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाते हैं, तो अपनाना चाहिए फसल चक्र।
तो किसान साथियों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।